अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कई दिनों की हंगामा आराई और अफरा तफरी के बाद तोशाखाना केस में बिलाखिर कल इमरान खान की पेशी की तारीख है और इस पेशी तक इमरान खान अपनी गिरफ्तारी की कोशिश को नाकाम बना चुके हैं और साथ ही अपनी शराइत भी बनवा चुके हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान आज फिर 2 आला अदालतों से तेजी से रिलीफ पर रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज तोशाखाना रेफरेंस में पुलिस को इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया और उनकी अंडरटेकिंग कबूल कर ली। और फिर अब से कुछ देर पहले लाहौर हाई कोर्ट ने इंसदादी दहशतगर्दी के कई मुकदमात में इमरान खान को हिफाजती जमानत दे दी है। इमरान खान की तरफ से आज इन मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरख्वास्तें दायर की गई, जिसे अदालत ने आज ही समाअत के लिए मंजूर कर लिया। फिर आज ही समाअत मुकर्रर कर दी और आज ही इमरान खान को रिलीफ फराहम कर दिया। इमरान खान ने आज अपनी पेशी से पहले अपने कारकुनों को जमान पार बुला लिया ताकि पहले की तरह कारकुनों का हुजूम लेकर वो अदालत में जा सकें। जिसके बाद अदालत एक बार फिर इमरान खान की आमद का इंतजार करती रही और शाम 6 बजे के करीब इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे, जहां पीटीआई के कारकुनों और वुकला ने फिर बदतमीजी दिखाई। लाहौर हाई कोर्ट की दीवार पर चढ़ गए। इमरान खान 6:30 बजे के करीब कमरा अदालत में दाखिल हुए और फिर समाअत शुरू हुई। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की दरख्वास्तें सुनी। समाअत के आगाज में इमरान खान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान के खिलाफ 5 मुकदमात इस्लामाबाद में दर्ज हैं और 3 मुकदमात लाहौर में दर्ज हैं। इमरान खान मुतल्लिका अदालतों में पेश होना चाहते हैं, इसलिए हिफाजती जमानत दी जाए। कुछ केसेस की तफसीलात हमारे पास नहीं है। इस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि हम उन्हीं केसेस को देखेंगे जिनकी दरख्वास्तें हमारे पास आई हैं, हम आपको ब्लैंकेट जमानत नहीं दे सकते। दौरान समाअत खुद इमरान खान ने अदालत से कहा कि इतने ज़्यादा केसेस हैं कि समझ नहीं आती, एक में जमानत लें तो दूसरा पर्चा दर्ज हो जाता है। मेरे घर पर ऐसे हमला हुआ जैसे पहले कभी नहीं हुआ। इस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि अगर आप सिस्टम के साथ चले तो ठीक रहता है, आपको अपनी चीज़ों पर नज़रसानी करनी चाहिए। तो इमरान खान ने कहा कि मैंने कचहरी में सिक्योरिटी की वजह से अदालत को शिफ्ट करने का कहा था, वो तो डेथ ट्रैप है। मैंने कहा था कि मुनासिब सिक्योरिटी दे दें। तो जस्टिस तारिक सलीम शेख ने उनसे कहा कि खान साहब, इस केस को आपकी जानिब से गलत हैंडल किया गया है। इस मौके पर इमरान खान के वुकला ने कहा कि अब तक 94 केसेस हो चुके हैं। तो खुद इमरान खान बोले कि 6 और केसेस हो गए तो सेंचुरी हो जाएगी, ये नॉन क्रिकेट सेंचुरी होगी। इस समाअत के बाद लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान के खिलाफ लाहौर के 3 मुकदमात में 10 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली और इस्लामाबाद के 5 मुकदमात में 24 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के सामने समाअत शुरू हुई, जहां अदालत ने जिले शाह से मुताल्लिक केस में इमरान खान को 27 मार्च तक हिफाजती जमानत दे दी। इमरान खान ने अदालत से इस्तदा की कि हमें तमाम मुकदमात की तफसीलात दिए जाने तक कोई तादीबी कार्रवाई ना की जाए। तो पंजाब हुकूमत के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत ने तमाम मुकदमात की तफसीलात मांगी थी, इसके लिए वक्त दे दें, हमने लेटर लिख दिया है। जिसके बाद अदालत ने हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ मंगल तक कोई भी तादीबी कार्रवाई से रोक दिया है और साथ ही इमरान खान के खिलाफ पंजाब में दर्ज किए गए मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत कर दी है। इसके बाद जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन से मुताल्लिक केस पर समाअत शुरू हुई। तो अदालत ने रिमार्क दिए कि कानून कहता है कि समन भेज दें, जिसकी तामील नहीं होती तासुर जाता है कि रियासत की रिट नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम दोबारा ना हो। तो इमरान खान ने जवाब दिया कि हमारे तो नाम में ही इंसाफ है, मुझे 18 मार्च का पता था, ये पहले लेने आ गए, ये इतनी बड़ी फोर्स के साथ आ गए, फोर्स के ऐसे हमले की मिसाल मौजूद नहीं थी, मुझे यकीन था कि ये इस्लामाबाद के लिए नहीं बल्कि बलोचिस्तान लेकर जाने के लिए आए थे, हमारे लोगों पर तशद्दुद की मिसाल मौजूद थी। इमरान खान के वकील ने कहा कि राना सनाउल्लाह पर भी केस है, इसका क्या हुआ? तो जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि वो केस जब मेरे पास होगा तो देखेंगे, मैं पुलिस ऑपरेशन वाली दरख्वास्त भी निपटा रहा हूँ, इसमें यही हिदायत होंगी कि पुलिस के साथ ताउन करें। और इन तमाम केसेस में रिलीफ हासिल करने के बाद इमरान खान कमरा अदालत से चले गए और उनके कारकुनों की जानिब से जश्न मनाया गया। जबकि इससे पहले आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक दफ़ा फिर तोशाखाना केस में इमरान खान को रिलीफ फराहम कर दिया और सेशन अदालत के कल के फैसले के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए पुलिस को उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया। हालांकि परसों खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही नाकाबिले जमानत वारंट के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त निपटा दी थी और उनकी अंडरटेकिंग से मुताल्लिक फैसला करने का इख्तियार ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दिया था। जिसके बाद कल ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान की अंडरटेकिंग को कबूल करने से इनकार कर दिया था और उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे थे। लेकिन आज इमरान खान ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जहां इस दरख्वास्त पर एतराज़ात के बावजूद आज ही समाअत मुकर्रर हुई और आज ही इमरान खान को रिलीफ दे दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपने फैसले में लिखा कि इमरान खान ने ट्रायल कोर्ट के कल के फैसले को चैलेंज किया है, जिसमें इमरान खान की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। इमरान खान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ट्रायल कोर्ट ने जिन वजूहात की बुनियाद पर दरख्वास्त को मुस्तरद किया वो गलत वजूहात हैं और ट्रायल कोर्ट में अंडरटेकिंग इस हल्फनामे के साथ जमा करवा दी गई थी कि अंडरटेकिंग दुरुस्त
और मुस्तनद है। और जब इमरान खान के वकील से अंडरटेकिंग और हल्फनामे के स्टेटस से मुताल्लिक पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि इमरान खान की तरफ से पेश करदा अंडरटेकिंग अदालत के सामने इस बयान के मुतरादिफ है कि वो 18 मार्च को अदालत के सामने पेश होंगे। और जब इमरान खान के वकील से पूछा गया कि अगर इस बयान की खिलाफ वर्जी की गई तो इसका क्या असर होगा, क्या यह गलत बयानी के मुतरादिफ नहीं होगा जिसके तहत तौहीन अदालत का केस बने, तो इमरान खान के तमाम मुकला ने यह पोजीशन तस्लीम की कि इस हवाले से कानून अपना रास्ता अपनाएगा। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक ये दरख्वास्त जो दायर की गई वो अबूरी रिलीफ के लिए है, जिसमें इमरान खान को रजाकाराना तौर पर अदालत में पेश होने में सहूलत फराहम करने के लिए वारंट गिरफ्तारी को मनसूख करना शामिल है। हुक्मनामे के मुताबिक ये नोटिस जारी किया जाता है कि इस दौरान इमरान खान को गिरफ्तार न किया जाए और वो 18 मार्च को अदालत के सामने पेश हो। इमरान खान ये यकीनी बनाए कि उनकी पेशी की सूरत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब ना हो, जबकि जिला इंतजामिया और IG इस्लामाबाद ये यकीनी बनाए कि इमरान खान और तमाम मुतल्लिका लोगों को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम की जाए और जिला इंतजामिया ऐसे SOPs बनाए कि अदालती इहाते के करीब सिर्फ चंद लोगों की मौजूदगी हो ताकि किसी नाखुशगवार हादसे से बचा जा सके। दौरान समात भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान के वकील से कहा कि ये जान लें कि यह अंडरटेकिंग अदालत के सामने बयान के मुतरादिफ है। अगर इसकी खिलाफ वर्जी की गई तो इसके नताइज होंगे और तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। यानी इमरान खान को अब कल तोशाखाना रेफरेंस में सेशन अदालत में पेश होना है, जहां उन पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर है। और अब से कुछ देर पहले इमरान खान की एक और डिमांड भी पूरी कर दी गई है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने तोशाखाना केस की समात F8 कचहरी से जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दी है, जो कि इमरान खान डिमांड कर रहे थे। अब देखना यह होगा कि कल की समात में भी इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होती है या नहीं, लेकिन इमरान खान की इस पेशी ने सेशन अदालत, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद पुलिस और लाहौर पुलिस को पिछले कई दिनों से इम्तिहान में डाला हुआ था। तकरीबन 2 हफ्तों से यह आंख मचोली चलती रही थी और इमरान खान हर दफ़ा रिलीफ लेने में कामयाब होते रहे हैं। 28 फरवरी को सेशन अदालत ने मुसलसल अदम पेशी पर इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी किए और उन्हें 7 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। और फिर 5 मार्च को इस्लामाबाद पुलिस की एक टीम अदालती अहकामात की तामील कराने के लिए जमान पार्क लाहौर पहुंची और कई घंटों तक PTI के कारकुनों से तसादुम के बाद सिर्फ वारंट पहुंचाने में ही कामयाब हो सकी, जो इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज ने वसूल किए और लिखा कि इमरान खान दस्तयाब नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद इमरान खान जमान पार्क के अंदर ही तकरीर करते हुए दिखाई दिए, जिसे पूरे मीडिया में दिखाया गया। और फिर बाद में इस गलत बयानी पर पुलिस की जानिब से इमरान खान और शिबली फराज समेत दीगर कई अफराद पर कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। लेकिन फिर 7 मार्च को भी इमरान खान अदालत में नहीं गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ हासिल कर लिया। अदालत ने 7 मार्च को ही इमरान खान के वारंट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की और उसी दिन उनके हक में फैसला सुना दिया और 13 मार्च तक नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। साथ ही हुक्म भी दिया कि इमरान खान 13 मार्च को तोशाखाना केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में पेश हो जाए। लेकिन 13 मार्च को इमरान खान फिर अदालत में नहीं गए और फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई फिर मौखर हो गई, जिसके बाद सेशन अदालत ने इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट बहाल कर दिए। और फिर 14 मार्च को इस्लामाबाद पुलिस एक दफ़ा फिर इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए जमान पार्क पहुंच गई। पंजाब पुलिस की मदद भी हासिल की, लेकिन PTI के कारकुनों ने पुलिस को जमान पार्क के अंदर घुसने तक नहीं दिया। पुलिस और PTI के कारकुनों में शदीद तसादुम होता रहा और इमरान खान जमान पार्क के अंदर होते हुए गिरफ्तारी से बचते रहे। लेकिन इसी दौरान इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ हासिल करने में फिर कामयाब हो गए। 15 फरवरी को PTI की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने 16 फरवरी की सुबह 10 बजे तक जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन को रोकने का हुक्म दे दिया और पुलिस को पीछे हटने का कह दिया। और फिर कल की समाअत में अपने उसी हुक्मनामे को दोबारा आज तक के लिए भी बरकरार रखा। यूं अदालती अहकामात पर पुलिस को जमान पार्क से पीछे हटना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, परसों इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की अंडरटेकिंग पर फैसला करने का इख्तियार ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दिया और कल ट्राई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वो इमरान खान की अंडरटेकिंग को कबूल नहीं करेगी और उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही इमरान खान की अंडरटेकिंग को कबूल कर लिया और उन्हें रिलीफ फराहम कर दिया है। दूसरी तरफ इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ कारकुनों से खिताब करते हुए कहा था कि मैं तो गिरफ्तारी के लिए तैयार था और अपना बैग पकड़कर गिरफ्तारी देने गया तो अचानक कारकुन दीवार बनकर मेरे आगे खड़े हो गए, कहने लगे कि आपने नहीं जाना, ये आपको मार देंगे। जो मैंने यहां बाहर देखा, आप यकीन करें कि मैं तैयार था अपना बैग पकड़ के। मैंने कहा मैं लोगों को मैं जख्मी नहीं देख सकता कि वो उधर से फौज आ रही है जिस तरह को कश्मीर फतह करने आ रही है। जिस तरह वो खड़े हुए हैं लड़के, वो सारे ने दीवार बन के खड़े हो गए कि नहीं आपने नहीं जाना, ये आपको तशद्दुद करेंगे, मार देंगे, जहर दे देंगे जेल में। वो खड़े हो गए सारे। लेकिन इससे पहले यास्मीन राशिद की सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ मुबैना ऑडियो लीक सामने आ चुकी थी, जिसमें वो कह रही थी कि आप खान साहब को समझाएं कि वो गिरफ्तारी दे दें। जबकि एजाज शाह के साथ भी एक मुबैना ऑडियो लीक में यास्मीन राशिद कह रही थी कि खान साहब ने कह दिया है कि जो रहनुमा अपने साथ कारकुन लेकर जमान पार्क नहीं पहुंचेगा उसे आइंदा टिकट नहीं दूंगा।
सर इस वेले खान साहब ने क्या है, सारे MP MNS ਨੂੰ ਤੇ MPs ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲੈਣੇ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ, ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ नहीं पहुंचा मैं कोई टिकट नहीं देना। मैं हुणे खान नाल डायरेक्टली गल कही है। पेट्रोल बम्स फेंकना शुरू कर दिए हैं लोगों ने, वो अभी इस पे हमारे वर्करों ने। तो सर इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि कुछ मर जाएंगे लोग, अभी कुछ पुलिस वाले भी मर जाएंगे, सिचुएशन इतनी बुरी हो जाएगी कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगी, जो मकसद था हमारा। ठीक, I think what you need to do is tell him, Khan Saab, that ji, I think the best thing is to give in and fight another day. अगर मैं तो ये, मेरा तो ये ख्याल है, बाकी आप देखें जो भी। इमरान खान खुद कारकुनों को बुलाते हैं, खुद MNS को कहते हैं कि आइंदा टिकट नहीं मिलेगा अगर कारकुनों को नहीं लेकर आओगे, और फिर गिरफ्तार ना होने की जिम्मेदारी भी कारकुनों पर डाल देते हैं कि मैं तो तैयार था, कारकुनों ने गिरफ्तार नहीं होने दिया। एक तरफ तहरीक इंसाफ के बयानिए में तजाद है, तो दूसरी तरफ इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से हुकूमत के अपने बयानिए में भी तजाद है। पहले 14 मार्च को शेखोपुरा में जलसे से खिताब करते हुए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा था कि आज इमरान खान को बाहर निकालेंगे और गिरफ्तार करेंगे। अपने कारकुनों को कहता है कि जेलें भरें, गिरफ्तारियां दें, और अब अपनी हालत ये है 15-20 दिन से अपने घर में बेड के नीचे छुपा हुआ है। लेकिन आज इसको इंशाअल्लाह ताला निकालेंगे, आज इसको गिरफ्तार जो है वो करेंगे और अदालत में पेश करेंगे। लेकिन जब पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही तो राना सनाउल्लाह ने कल हमारे ही शो में कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार करना तो हमारी तरजीह नहीं है, बल्कि उन्हें अदालत में पेश होने पर मजबूर करना है। हमारी जो स्ट्रेटजी है उसकी जो प्रायोरिटी है वो गिरफ्तार करना नहीं है, बल्कि इनको ये मजबूर करना है कि ये अदालत में पेश हो। और फिर आज मीडिया से बात करते हुए मरियम नवाज ने भी यही कहा कि अगर इमरान खान अदालत जाने की अंडरटेकिंग दे दें तो मैं कहूंगी कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए। रियासत नहीं चाहती कि कोई खून खराबा हो। अगर ये कंसर्न्स ना हो तो इमरान को पकड़ना 5 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। और मैं आज भी ये कहती हूँ कि अभी इसको गिरफ्तार ना किया जाए, इसके मुकदमे चलाए जाएं। ये एक अंडरटेकिंग लिख कर दे तमाम केसेस में जो इसके खिलाफ चल रहे हैं कि जब अदालत बुलाएगी मैं पेश हूँ, तो मैं कहूंगी इसको अभी गिरफ्तार ना करा। यानी गिरफ्तारी में नाकामी के बाद हुकूमत ने भी बयानिया बदल लिया है। अब कल इमरान खान सेशन अदालत में पेश होंगे तो फर्द जुर्म आयद होगी या अब भी नहीं हो पाएगी। बात करेंगे माहिर कानून इमरान शफीक हमारे साथ। मुझे शफीक साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है इमरान खान साहब मुसलसल टालते रहे, नहीं पेश हो रहे थे, वो नहीं चाहते इस केस में उन पर फर्द जुर्म आयद हो। कल अगर वो पेश होते हैं तो फर्द जुर्म आयद हो जाएगी या अभी भी वो इस मामले को टाल सकते हैं? देखिए, ये अब अदालत की स्वाबदीद पर होगा, क्योंकि इमरान खान साहब के वकला ने इस मुकदमे में एक दरख्वास्त दायर कर रखी है कि जो इस्तग़ासा प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो जिस शख्स की तरफ से ये दायर की गई है उसको इख्तियार हासिल नहीं था। उसके अंदर यकीनन बहुत सी और सी कानूनी ग्राउंड्स मौजूद होंगी। तो अब अदालत की ये स्वाबदीद पर है कि वो पहले उस दरख्वास्त को टेकअप करती है, क्योंकि इमरान खान साहब के वकला यकीनन ये चाहेंगे कि अदालत पहले इस दरख्वास्त को टेकअप करे, इस दरख्वास्त पर कोई ऑर्डर पास करे कि ये इस्तग़ासा मेंटेनेबल है नहीं है, और उसके बाद उस ऑर्डर को फिर लेकर जो है वो आगे जिस तरह पहले वो हाई कोर्ट में रिवीजन पिटिशन फाइल करते रहे हैं, आला अदालतों तक जाते रहे, तो इस मुकदमे को डिले कर सके। और दूसरी तरफ जो है वो बहरहाल जो मुस्तगीस है इस मुकदमे का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनके वकला की ये ख्वाहिश होगी कि आप चूँकि अदालत पहले ही इस मुकदमे को देख चुकी है और अदालत ये करार दे चुकी है कि इस मुकदमे में कर्सरी स्टेटमेंट के आने के बाद, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का रिकॉर्ड आने के बाद अदालत ने कहा है कि इस मुकदमे का मेरिट पर ट्रायल बनता है, तो वो अदालत से अब इस्तदा यही करेंगे कि ये टाइम टेकिंग एक काम करना चाहते हैं, तो इसको लिंगर ऑन करना चाहते हैं। आप पहले चार्ज फ्रेम करें और उसके बाद मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। बहरहाल कल ये एक जो भी काम होगा वो अब अदालत इन दोनों में से जो बेहतर तरीक़ाकार समझेगी वो उसको अडॉप्ट कर लेगी। लेकिन जो कानूनी तरीक़ेकार जो फ़िलहाल जो अदालत की प्रोसीडिंग्स होती हैं जो कानून के मुताबिक वो यही हैं कि अगर केस चार्ज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के लिए फ़िक्स कर दिया जाए तो बिलअमूम जो है वो अदालत जो है वो उस केस में चार्ज फ्रेम करती है, और उसके बाद अगर किसी ने कोई कार्रवाई कोई दरख्वास्त देनी है तो उस पर भी समाअत हो सकती है। बहरहाल ये अदालत की स्वाबदीद होगी। तो फर्द जुर्म आयद होने के बाद में फिर प्रोलॉन्ग हो सकता है या मुमकिन तौर पर इस केस की नोयत को देखते हुए कितने अरसे में फैसला आ सकता है?
देखिए, इस मुकदमे के फैसले में जो अदालत का तरीक़ाकार होता है वो तो ये होता है कि जब चार्ज फ्रेम हो गया तो उसके बाद आपने इस्तगासा की जो शहादतें हैं वो रिकॉर्ड करनी है, और जो कर्सरी स्टेटमेंट, जो सरसरी बयान जो इब्तदाई तौर पर होते हैं, वो इलेक्शन कमीशन ने जो करवाए थे वो सिर्फ 2 गवाहान के करवाए थे। एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद है, उनका बयान है, और एक और शख्स है, उनका बयान करवाया था। तो अगर तो इस्तगासा की शहादत इन्हीं 2 लोगों पर मुश्तमिल है, फिर तो इस मुकदमे में 2 गवाहों का ये मुकदमा है। इन 2 गवाहों के साथ एक आध किसी गवाह का इजाफा भी उन्हें हो सकता है करना पड़ जाए। तो बहरहाल ये 3 एक गवाहों का, 4 गवाहों का और सारा दस्तावेजी शहादत का ये केस है। इसकी बहुत बड़ी लंबी कार्रवाई पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर चुका है, उसकी रिपोर्ट, उसका फैसला भी मौजूद है। तो मेरी नज़र में इस मुकदमे की समाअत में अगर 3 गवाह हैं और उसके बाद होना यह है कि मुल्जिम का बयान होता है 342 का, और मुल्जिम से पूछा जाता है कि आपके खिलाफ ये गवाह हैं, आप इनके बारे में क्या कहते हैं। उसके बाद मुल्जिम को शहादत पेश करने का मौका दिया जाता है। अगर वो इस ऑप्शन को इस्तेमाल करता है, जो कि बहुत कम रेयर केसेस में होता है कि कभी मुल्जिम कहे कि मैं शहादत पेश करना चाहता हूँ, वरना अदरवाइज वो कहता है कि इस्तगासा मेरे खिलाफ कानून के मुताबिक केस साबित करने में नाकाम रहा, और बहस होती है। इस पूरे प्रोसेस में मेरा ख्याल है 2-3 माह से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। जिस नौयत का ये मुकदमा है, जितना इमरान खान साहब और उनके वकला ने इस मुकदमे को डिले कर लिया है, मेरा ख्याल है अब डिले का ज़्यादा चांस नहीं मिलेगा। 3 गवाहों का मुकदमा कितना अरसा चल सकता है? आप हफ्ते में एक समाअत भी अगर रखें तो, और एक गवाह की शहादत होनी है, उसके बयानात वो पहले ही हुए हैं, छोटे छोटे बयानात हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उस पर कितना अरसा ये क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ये मुकदमा 3 माह से ऊपर जा सकता है। बहुत शुक्रिया, तो आपने सुनी। इसके अलावा इमरान खान अब सियासतदानों से मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हो गए। बात करेंगे ब्रेक के बाद। एक और हफ्ता गुजर गया और इस हफ्ते भी वजीर खजाना इसाक डार के दावे धरे के धरे रह गए हैं, और IMF के साथ साफ लेवल मुआहिदा नहीं हुआ, और उस मुआहिदे के लिए दोस्त अरब ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर से अभी तक उस फंडिंग की गारंटी नहीं मिली है जिसकी IMF डिमांड कर रहा है। सिर्फ चीन ने पाकिस्तान को पैसे दिए हैं, और अब से कुछ देर पहले वजीर खजाना इसाक डार ने ट्वीट करके बताया है कि पाकिस्तान को चीन से 50 करोड़ डॉलर्स मौसूल हो गए हैं। चीन से मिलने वाली रकम से ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आएगी। ये रकम चीन के बैंक ICBCC से दूसरी किस्त के तौर पर मौसूल हुई। चीन का ICBC बैंक इससे पहले 50 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान को दे चुका है। चीन के बैंक से मजीद 30 करोड़ डॉलर्स कर्ज के लिए पेशरफ जारी है। चीनी बैंक से मजमूई तौर पर पाकिस्तान को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स कर्ज मिलना है। आज द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक IMF ने बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में डाल दी है और दोस्त ममालिक से फंडिंग की 100% कमिटमेंट लेने का कहा है, और वाजे कर दिया है कि उसके बाद ही साफ लेवल मुआहिदा होगा। इसी दौरान IMF की डिमांड्स के हवाले से कयासराइयाँ होती रही हैं। कभी वजारत खजाना के जराए सहाफ़ियों से ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग में एक दावा करते हैं, तो कभी उसकी अलग तौजी पेश करते हैं। मगर IMF के वफ्द को पाकिस्तान से गए 5 हफ्ते से ज़ायद हो गए हैं, और वजारत खजाना का दावा है कि तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, मगर स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हो रहा है। बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल सबकी कीमतों में इजाफा हो चुका है, और आज जारी होने वाले अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ज़रूरी अशिया की महंगाई 45.6% की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है, और दूसरी तरफ मार्केट्स में गैर यकीनी अपनी जगह बरकरार है। हमारे साथ मौजूद है द न्यूज़ के सहाफ़ी मेहताब हैदर। मेहताब साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी खबर है कि 100% गारंटी मांगी है IMF ने, तो फिर क्या पेशरफ्त हुई है अभी तक? देखिए सर, ये बुनियादी तौर पे जो लास्ट 7th और 8th रिव्यू हुआ था, तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में उनके रिप्रेजेंटेटिव जो ममालिक के थे, उन्होंने एश्योरेंसेस करवाई थी कि वो पाकिस्तान की एडिशनल डिपॉजिट्स और इन्वेस्टमेंट की सूरत में जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप है वो फिल करेंगे। लेकिन उस अगस्त के बाद अभी देखें आप, काफ़ी महीने गुजर चुके हैं, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हुई। तो अब IMF की भी क्रेडिबिलिटी का इशू है, और उन्होंने प्लेनली जो है वो पाकिस्तान को कन्वे कर दिया है कि आप ये एश्योरेंसेस 100% आप कंफर्म करेंगे, और उसके बाद ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। तो ये चिकन एंड एग वाली सूरत हाल है। हालांकि बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस का मतलब ही ये है कि IMF जो है वो एक्सटर्नल साइड की जितनी भी चीज़ें हैं उनको फिल करने में पाकिस्तान की मदद करेगा। लेकिन उन्होंने IMF ने पाकिस्तान को कह दिया है कि आप ये एश्योरेंसेस लेकर आएँ, और आपके कोर्ट में जो है वो बॉल है। तो अब देखना ये है कि ये पहले भी हम इस आपके प्रोग्राम में ये इस इशू को रेज कर चुके हैं, अभी तक ये नहीं हुआ, और इसी वजह से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बढ़ने में ये एक मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक बन चुका है। चीन से तो पैसे आना शुरू हो गए, हुकूमत ने हर सतह पर कोशिश की है, फिर भी क्या दोस्त अरब ममालिक की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही है?
देखें, बुनियादी तौर पे हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो 1 स्टेप ऐड और 2 स्टेप बैक वाली हैं। आप ये देखें कि हमने IMF के प्रोग्राम को रिवाइव किया, लेकिन उसके बाद कुछ हमने ऐसे इकदाम किए, आर्टिफिशियली मैनेज करने की कोशिश की, पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई, लेकिन वो सारा एक माजी का हिस्सा है। फिर उसके बाद जब IMF की टीम नेगोशिएशंस के लिए आई तो हमने काफ़ी टफ मेजर्स लिए, बजट अप्रूव किया, मिनी बजट अप्रूव किया, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई, सरचार्ज लगाया, ये सारा कुछ किया, डिस्काउंट रेट बढ़ाया, अपने एक्सचेंज रेट को जो है मार्केट बेस्ड पर लेकर गए। लेकिन अभी भी वो ममालिक जो पैसे देने वाले हैं और IMF भी जो है वो क्रेडिबिलिटी गैप और ट्रस्ट डेफिसिट और जो मुल्क के अंदर इस टाइम पॉलिटिकल सिचुएशन है इंस्टेबिलिटी वाली, ये सारी चीज़ें मिलकर एक मुश्किल सूरत हाल बना रही हैं। और अभी देखना ये है कि किस हद तक हम क्या वो एश्योरेंसेस लेने में कामयाब होते हैं। अभी आप ये देखें कि सिर्फ चीन ने $1.2 बिलियन की जो है वो कमर्शियल लोन रीफाइनेंस कर दिया है। $500 मिलियन की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दोनों साइड्स पे एक्सचेंज हो चुके हैं और $300 मिलियन भी चंद दिनों में आ जाएगा। तो ये मिलाकर $2 बिलियन की चाइनीज़ रीफाइनेंसिंग तो हो गई है। इसके अलावा $2 बिलियन का डिपॉजिट भी है जो 23 मार्च को जो है वो मैच्योर होगा और उसकी भी इंश्योरेंसेस चाइना ने करवा दिए कि वो कर देंगे। लेकिन सऊदी अरब से, UAE से और कतर से वो एश्योरेंसेस अभी तक हमें हासिल नहीं हुई और जब तक वो हासिल नहीं होंगी तब तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होगा। तो वजारत ख़जाना है कभी 2 दिन कभी अगले हफ्ते ये बार बार दावा करती थी, अब भी कोई दावा कर रहे हैं या मुकम्मल गैर यकीनी है? देखिए, कल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इसको एट फ्लोर ऑफ द हाउस से ये कहा कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का ये इशू है और जब ये होगा तो उसके बाद ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं बताऊं कि वो एंगेज भी हैं इन ममालिक के साथ कि ये जल्दी से जल्दी जो है वो चीज़ें मटेरियलाइज हो जाए, क्योंकि जब तक ये मटेरियलाइज नहीं होंगी। IMF का इशू क्या है? IMF का इशू ये है कि अगर IMF का प्रोग्राम रिवाइव भी हो जाए और अगर इन ममालिक की तरफ से वो फाइनेंसिंग अवेलेबल ना हुई तो फिर पाकिस्तान जो है वो IMF के प्रोग्राम में होते हुए कहीं डिफ़ॉल्ट की तरफ ना बढ़ जाए। क्योंकि IMF के प्रोग्राम में ये नहीं हो सकता कि आप ये जो इंपोर्ट्स पे आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं इनको भी जारी रखें और IMF का प्रोग्राम भी रिवाइव हो जाए। IMF के प्रोग्राम की रिवाइवल का मतलब ही ये है कि जो ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं इनको आप ख़त्म करेंगे। तो अगर ख़त्म करेंगे तो इनफ्लोज और डॉलर की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये चिकन एग वाली सूरत हाल है और इसको अथॉरिटीज़ को जितनी जल्दी जो है वो कन्फर्मेशन हासिल कर लें उतना ही वो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है, वरना ये प्रोग्राम लिंगर ऑन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। फटाक से हमारे साथ बोलिए। एक तरफ इमरान खान की गिरफ्तारी की बहस जारी रही तो दूसरी तरफ हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बातचीत के हवाले से भी एक बहस जारी है और तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ सेनेट में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि आए मिल बैठ कर पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारें। IMF ने हमें इस बारे में कतन इशारा तक नहीं दिया कि आपके यहाँ इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, उसको ठीक करें। लेकिन वो अंधे तो नहीं हैं, वो इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। आए मिल बैठकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारें, आए साजिश न करें, काविश करें। फिर आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि तमाम सियासी क़ुव्वतों को एक जगह इकट्ठे बैठकर मुल्क के मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए कोई रोड मैप तय करना चाहिए। इस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून आगे बढ़ें। बातचीत के लिए हम तैयार हैं। वज़ीर आज़म से, वज़ीर कानून से मैं कहता हूँ आप बयान दे रहे हैं, आप आगे बढ़ें। अपना जो भी आपने वेन्यू देना है, दावत देनी है, असद उमर साहब यहाँ पे खड़े हैं, आप बात करें और हम तैयार हैं उसके लिए। और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप इस वक्त 6-7 हज़ार लोगों की गिरफ्तारी में पड़ गए, आपने पहले से पाकिस्तान का एक सियासी माहौल का बेड़ा गर्क हुआ है, ये बहुत तबाह हाल हो जाएगा, इससे रुकें। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान भी ट्वीट में लिख चुके हैं कि पाकिस्तान की तरक्की, मफादात और जमहूरियत के लिए मैं किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करूँगा। इस ज़िमन में मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ और इस जानिब मैं हर कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इससे पहले इमरान खान बार बार अपने मुखालिफ सियासतदानों को चोर कहकर ये कहते रहे हैं कि मैं चोरों से बात नहीं करूँगा। अब से कुछ दिन पहले तक भी ये बात बार बार दोहराते रहे।
बातचीत सबसे करता है पॉलिटिशियन। तालिबान है, जो TTP है, इनसे भी बात करने के लिए हम तैयार। हम वो जो बलूचिस्तान के अंदर जो सेपरेटिस्ट है उनसे भी बात कर सकते हैं। सिंध में जो कहते हैं सिद्धू देश, उनसे भी सबसे बात कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप चोरों के साथ डील करते हैं, आपका माशरा तबाह हो जाता है। मैं मुल्क की खातिर अपने सारे दरवाजे खुले रखता हूं हमेशा, जो मुल्क को फायदा हो। लेकिन मैं ये चोरों से कभी नेगोशिएट नहीं करूंगा। मैं ना इनसे हाथ मिलाऊंगा ना इनसे मिलूंगा। और अगर मैं इनको मुजरिमों को मिलता हूं तो जो हम अल्लाह का हुक्म है, अमर बिल मारूफ, अच्छाई के साथ खड़े और बदी के खिलाफ बोलो। मजहब का सहारा लेकर, कुरानी आयात का हवाला देकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कुछ दिन पहले तक कर रहे थे, अब कह रहे हैं मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये इमरान खान ही थे जो चौधरी परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा चोर नहीं बल्कि डाकू कहते थे। परवेज इलाही जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, क्या धर्म शरफ को नहीं पता कि चौधरी परवेज इलाही एक डाकू है? लेकिन फिर उन्हीं परवेज इलाही को उसी पंजाब का वजीर आला बनाया और फिर अपनी पार्टी का मरकजी सदर भी बना दिया है। और आज इमरान खान सबसे बात करने पर भी आमादा हो गए हैं। लेकिन इससे पहले वो सिर्फ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बात करने की ख्वाहिश और कोशिश कर रहे थे। इमरान खान ने खुद सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा था कि मैं मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हूं, अब कोई बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूं। और फिर कुछ दिन पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मारूफ सनतकारों की मुलाकात हुई, जिसमें आर्मी चीफ ने बताया कि इमरान खान ने मुझसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी और पैगाम भिजवाया था, मगर मेरा जवाब यही था कि बतौर आर्मी चीफ मेरा क्या काम है कि मैं सियासतदानों से मुलाकात करूं। आर्मी चीफ ने कहा कि इमरान खान मुझसे मिलना चाहते थे, मगर मेरा पैगाम यही था कि सियासतदान खुद आपस में मिलकर सियासी मसाइल हल करें। फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी और सियासी किरदार अदा नहीं करेगी। इसके बाद गुज़िश्ता रोज़ फैसल बाउडर ने दावा किया कि जमान पार्क में ऑपरेशन के दौरान भी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एस्टैब्लिशमेंट से रब्ता किया था, मगर उन्होंने फिर मुदाखलत से इनकार कर दिया। और अब आर्मी चीफ की तरफ से मायूस होने के बाद इमरान खान जनरल आसिम मुनीर पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं और सबके साथ मिलकर बैठने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल ने साफ शफाफ इंतखाबात के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की पेशकश कर दी है। अपनी प्रेस रिलीज में पाकिस्तान बार काउंसिल का कहना है कि मुल्क के मौजूदा हालात में पाकिस्तान बार काउंसिल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने को तैयार है, जिसमें तमाम पार्लिमानी पार्टियों की मरकजी क़यादत डायलॉग के जरिए अपने अख्तिलाफात दूर करके तमाम असम्बलियों में आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के लिए एक टाइम फ्रेम पर इत्तफाक करे। एक तरफ जहां वज़ीर आज़म और काबीना के अराकीन मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ भी मस्बत इशारे दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ मरियम नवाज ने मुतालबा कर दिया है कि रियासत जिस तरह कलदम तंजीमों को डील करती है उसी तरह इमरान खान को भी डील करना चाहिए। आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुकूमत है, वहां से सिख पुलिस लेकर आकर उसको पंजाब पुलिस के मुकाबले में खड़ा कर दी। अल्लाह ना करे किसी और सियासतदान ने, किसी और सियासी लीडर ने, किसी और जमात के सरबराह ने की होती तो क्या रियासत इस तरह बैठ के तमाशा देखती जिस तरह आज रियासत बैठ के तमाशा देख रही। किसी को कोई शक को शुबे की गुंजाइश रह गई है कि ये एक सियासी जमात नहीं बल्कि एक अस्करी जमात है। जिस तरह से एक हुकूमत, एक स्टेट, पाकिस्तान के इदारे एक कलदम तंजीम के साथ डील करते हैं, एक दहशतगर्द जमात के साथ डील करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इमरान खान के डील करना चाहिए। उसको एक सियासी जमात समझ कर डील करना, अब इस मुल्क को ख़त्म करना पड़ेगा। अब सब कुछ क्योंकि फेल हो चुका है तो आज मैं हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हूँ। ये हुकूमत को चाहिए कि बिल्कुल उस तरह उसके साथ डील करे जिस तरह दहशतगर्दों के साथ डील करती है। आखिर हुकूमत चाहती क्या है? वज़ीर आज़म एक बात कर रहे हैं, मरियम नवाज साहबा दूसरी बात कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, पहले आप लोगों का गिला था कि ये तो सियासतदानों के साथ बैठने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है, अब वो तैयार हैं तो मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि इनके साथ दहशतगर्दों की तरह डील किया जाए। शहबाज शरीफ साहब ने हालांकि कल ही सेनेट के फ्लोर पर दावत दी थी मुज़ाकरात के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब बहुत शुक्रिया। मैं एक बात जो है शुरू में कहूँगा, आपने जो आखिरी क्लिप जो है मरियम नवाज का चलाया है उसमें कौन सी बात मरियम ने गलत कही है। जो एक्सपीरियंस या जो पिछले 6, 7, 8 साल का, बल्कि मैं आज से 10 साल का इमरान खान का एक्सपीरियंस है, उसके बाद जो मरियम ने कंक्लूजन निकाला है उसमें रत्ती भर भी जो है कोई बात गलत नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि अभी भी, आज भी, शाम तक जो है अगर इस सारी चीज़ को, इस सिचुएशन को कंपेयर किया जाए 2017 में या 2016 में या 2018 में, जो नवाज शरीफ के और नवाज शरीफ के वर्करों के साथ, नवाज शरीफ के अहले ख़ानदान के साथ जो कुछ हुआ, क्या इन दोनों में कोई कंपैरिजन ड्रॉ किया जा सकता है?
क्या सिसिलियन माफिया की आज कोई नई इंटरप्रिटेशन की जा सकती है जो मियां नवाज शरीफ पे लेबल लगाया गया? क्या तौहीन अदालत के उन केसेस में जिनमें माफी मांग ली गई, अपॉलॉजी कर ली गई कोर्ट में और फिर भी सजाएं सुनाई गई, फिर भी लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया, क्या उन चीजों की कोई नई इंटरप्रिटेशन आज की जा सकती है? जो आपने अभी जो क्लिप चलाया है इमरान खान के, जिनमें जो है पिछले 2 हफ्ते की, 3 हफ्ते की, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, महीना पहले, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, जो पिछली ज्यादा मुद्दत की बात नहीं करना चाहता, उसमें जो उसने जबान बोली है और आज वो कह रहा है मैं गुफ्तगू करने को तैयार हूं। एक डाकू को साथ बिठाया हुआ है, आज वो आजकल नजर नहीं आ रहा, वो कहीं जमान पाक में या कहीं और जगह पे नजर नहीं आया, लेकिन उसको पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया है। आप बताएं कि इस शख्स में जिसमें इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हों, जिसमें इतने तजादात हों। आपने अगले दिन मुझसे बयानिया की बात की थी, मैंने आपको उस दिन भी अर्ज किया था कि इसका हर 4 दिन के बाद बयानिया बदलता है। आप देखें साइफर से लेके अब मुज़ाकरात की ऑफर तक या मुज़ाकरात पे एग्रीमेंट तक जो है कितने बयानिए बदले गए हैं। एक मुझे बता दें कंसिस्टेंसी इसकी बयानिए में कहीं भी रही हो। मतलब अगर आपकी जरा उनकी इनकंसिस्टेंसी के मसाइल हैं, मगर आपकी पार्टी के तो विद इन इनकंसिस्टेंसी के मसाइल है ना, कि वजीर आजम दावत दे रहे हैं कि मुज़ाकरात पर आ जाए और मरियम नवाज बैन का मुतालबा कर रही है कि इनके साथ दहशतगर्दों की तरह डील किया जाए, तो आपकी पार्टी के तो अंदर एक ही वक्त में इनकंसिस्टेंसी के मसाइल हैं। मैं देखें वजीर आजम जो है, वजीर आजम का जो ओहदा है, वजीर आजम का जो मर्तबा है, वो इस बात का मुतकाजी है कि उनको जो उन्होंने कल फ्लोर पे कहा, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो बिल्कुल उनको कहना भी चाहिए। हम लोग वर्कर हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं। जो मरियम है वो हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, हमारी चीफ ऑर्गेनाइजर है, लेकिन हमें ये हक हासिल हमारी पार्टी की तरफ से, हमारी पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं है। हमारी पार्टी में मियां नवाज शरीफ जो है इस मामले में बड़ा लिबरल आदमी है। वो अपनी पार्टी में जो है उसने डिक्टेटरशिप नहीं रखी हुई, उसमें डिफाइंस है, एक पार्टी के सिस्टम के अंदर रह के डिफाइंस है। हम इमरान खान की तरह नहीं है कि वहां पे कोई डिफाइंस नहीं कर सकता, और उसका हरफ आखिर जो है यास्मीन साहिबा जो है प्रेसिडेंट साहब को कह रही हैं कि उसको समझाएं, और वो जो कह रहा है वो सारी उसकी डिक्टेशन जो है चल रही है, बाहर भी चल रही है, अंदर भी चल रही है। आज देखें, आज जो है इस मुल्क में इस वक्त जो माहौल है, डिफाइंस जो है अदालतों में, डिफाइंस जो है उसके ऊपर प्रीमियम है, इस वक्त उसके ऊपर प्रीमियम है। अगर आप अदालतों को डिफाई, मैं नहीं सोच सकता एज ए पॉलिटिकल वर्कर कि मैं अदालतों को इस तरह डिफाई करूंगा, कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता, ना आज, ना गुजरे हुए कल पे, ना आने वाले कल पे नहीं सोच सकता। कोई भी पीपल्स पार्टी का बंदा नहीं सोच सकता, कोई JUI का नहीं सोच सकता, MQM का नहीं सोच सकता, PMLN का नहीं सोच सकता, लेकिन एक शख्स जो है वो कह रहा है कि मेरे घर पे क्या हुआ है। ये देखें, ये उसने कहा है ना कि मेरे आज कोर्ट में कहा है कि मेरे घर पे जो है वो काबिले बयान नहीं है। क्या उनके कहा ख्वाजा साहब, मगर उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला ना कि उन्हें रिलीफ मिल गया। आप लोगों ने पिछले 3-4 दिन मुसलसल कोशिश की कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार नहीं कर सके। अब नया बयानिया ये कि गिरफ्तार तो करना ही नहीं था, हम तो चाहते थे कि इसे मजबूर करें कि अदालतों के सामने पेश हो। अब आप लोगों का बयानिया बदल गया। आज मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि अगर वो किसी और पार्टी का सरबराह करता जो इन्होंने किया, तो रियासत इस तरह तमाशा देखती जिस तरह आज रियासत बैठकर तमाशा देख रही है। आप भी कह रहे हैं कि किसी और जमात का नहीं कर सकता था, तो रियासत से मुराद कौन है? हुकूमत तो आप है, आप लोगों ने करना था, नहीं कर सके, रियासत से मुराद कौन है फिर? नहीं, मैं कहूंगा कि हम करने को कर सकते थे, लेकिन हमने देखें उसको, तो अगर हम गिरफ्तार कर लेते और उसकी प्राइस ये होती कि वहां पे 4-5 जो है जाने जो है वो जाया जाती, तो प्राइस बहुत ज्यादा थी। उससे जो मौजूदा क्राइसिस जो है ज्यादा जो है डिटेरिएट होती, इसमें ज्यादा स्नोबॉल इफेक्ट होता, और ये क्राइसिस जो है ये एक ऐसी क्राइसिस बन जाती, हो सकता है ये किसी के काबू में न रहती, और कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती जिसमें जो है वो कोई जो है कानून से या आइन से मावरा जो है सिचुएशन पैदा हो जाती। हमें एक जिम्मेदार हुकूमती जो है ओहदेदार की हैसियत से या जिम्मेदार हुकूमत की हैसियत से हमें ये सारी सिचुएशन जो है, सारी पिक्चर अपने सामने रख के दें, लेकिन उसके साथ साथ आई हैव द राइट या मरियम हैज द राइट टू वॉर्न कि भाई ये इस बंदे का ये हिस्ट्री है, ये इसका करैक्टर है, आप उसके साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं या वो आपके साथ मुज़ाकरात करने पे राजी हुआ है। तो ये 4 दिन पहले ये बंदा कह रहा था
तो ये हमें क्या कहते हैं, लैटिन की टर्म है केविट टेम्पटर, कि ये जिसको उर्दू में कहते हैं मुश्तरी होशियारबाज। तो ये चीज जो है इसको यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। उसमें ना सिर्फ ये है कि हालात और भी खराब हो सकते हैं, बल्कि पॉलिटिकल कैपिटल भी हमारा जो है बर्बाद हो सकता है, जो थोड़ा बहुत जो है इस वक्त हमारी साख है हुकूमत में, जिस तरह आप कह रहे हैं। मैं उससे किसी हद तक एग्री करता हूं कि ये जो पिछले 4-5-6 दिन की जो सिचुएशन हुई है उसमें जरूर कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जरूर सारा कुछ हुआ है, लेकिन उसकी कीमत इसलिए हमने अदा की है पॉलिटिकल कैपिटल की कि अगर वहां पे वो देखें, वो जाली जो है एक स्टोरी बना के वो जिले शाह वाली जो एक्सीडेंट में फौत हुआ, अगर वो लाशों पे सियासत करना चाहता है तो हम लाशें उसको क्यों दें? तो फिर ख्वाजा साहब बंद गली में दर एक सियासी जमात तो वो हैं, पॉपुलर लीडर हैं, तो अगर वो आर्मी चीफ से मिलना चाहते थे, आपके साथ तैयार नहीं थे, आर्मी चीफ ने मुलाकात से इनकार कर दिया, सदर साहब ने बकौल वाडो साहब अप्रोच किया, फिर भी नहीं हुआ, तो सियासतदान आपस में अगर बैठ जाए, पाकिस्तान बार काउंसिल भी कह रही है, तो इसमें हर्ज क्या है? क्या आप बंद गली में धकेलना चाहते हैं? अगर वो बंद गली में जाएंगे तो क्या इससे कोई जमहूरियत का फायदा हो जाएगा? देखिए, मैं तो आपने मेरा व्यू पूछा है, मैंने एक अपना व्यू जो है दिया है कि जी मैं इस शख्स की मेरे नज़दीक जो है ज़ीरो क्रेडिबिलिटी है, इसके साथ जो बातचीत करना जो है मेरे नज़दीक जो है ठीक है, वज़ीर आज़म का रुतबा उसका कद काठ जो है वो यही डिमांड करता है कि मैं गुफ्तगू करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे बसीयत एक वर्कर के, मैं उस शख्स को जिस तरह जानता हूँ, जो पिछले 10, 12, 15 साल में जो उसका हालात रहे हैं, कि वो आज भी आप मुझे बताएं ना कि जो वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस से लेके उस रात इसने आइन तोड़ा, साथ नायब जो क्या है डेप्टी स्पीकर ने आइन तोड़ा, प्रेसिडेंट ने आइन तोड़ा। आप उसके बाद जो है सीक्वेंस देख लें सारे वाकयात का, उसके बाद देख लें आज की तारीख तक, आज शाम तक जो है, आप मुझे एक रत्ती भर जो है, शाहजेब यू आर ए वेरी एक्सपीरियंस्ड एंकर पर्सन, आप मुझे एक बता दें रत्ती भर जो है इस बंदे की क्रेडिबिलिटी है, इस पे एतबार किया जाए? अगर मैं एक वर्कर की हैसियत से, PMLN के वर्कर की हैसियत से अपनी लीडरशिप को कहता हूँ, खबरदार करता हूँ कि आपने जो ऑफर किया है उसमें सारे प्रोज एंड कॉन्स देख लें। यानी ख्वाजा साहब आपका मशवरा वही है जो मरियम नवाज साहिबा का है, मुज़ाकरात के लिए आप भरोसा करने को तैयार नहीं हैं? बेशक वज़ीर आज़म ऑफर कर रहे हैं, बेशक ऑफर कबूल की है तहरीक इंसाफ ने, बट आप कह रहे हैं आगे भी धोखा ही होगा, इनसे मुज़ाकरात करने का कोई फायदा नहीं है, ना मुल्क को, ना जमहूरियत को, ना इससे काम आएगा। मैं बिल्कुल आपके जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल वही मेरा स्टैंड है। मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, हमने 1.5 घंटा 2 घंटे जो है कोविड की मीटिंगों में जो है इसका इंतजार किया, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी बैठा होता था, ये अपना एड्रेस करके 5 मिनट जो है जूम के ऊपर उठ के चला जाता था। हमने सिक्योरिटी की मीटिंगों के अंदर, जिसमें 1.5 घंटा जब बाजवा साहब इसको कन्विंस करते रहे, सिक्योरिटी की मीटिंग है, पाकिस्तान पे एयर रेड हुआ है, एयरफोर्स ने अटैक इंडियन फोर्स ने किया हुआ है, तुम आकर इसने नहीं की। ये सारा बिहेवियर आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इसको डिलीट कर दें? अपने दिमाग के साथ जो कुछ हुआ है, जो कुछ इसने जबान बोली हुई है, जो कुछ उस वक्त की जुडिशरी ने नवाज शरीफ के साथ किया है, जो जबान जो इस्तेमाल की है, आज तो जुडिशरी जो है वो होना भी चाहिए, मैं उस पर ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, जो है जुडिशरी जो है उसको बड़े इज्जत आबरू के साथ ट्रीट कर रही है, लेकिन हमें तो ये डील नहीं मिली थी, हमें तो इस किस्म का कोई ना, हमें तो। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो इस बात के हामी नहीं है कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।